हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का जो वर्ल्ड पॉलिटी है उसका चैप्टर 1 जो दो ध्रुवीयता का अंत है वो, क्योंकि शीत युद्ध का अंत तो वो चैप्टर माइनस कर दिया गया है और चैप्टर 1 अभी वर्तमान में दो ध्रुवीयता का अंत यही है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट जितना भी पॉइंट है एनसीईआरटी का जितना भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स इसमें शामिल हैं ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, पहले हम लोग पॉइंट से शुरू करते हैं जिसमें बर्लिन की दीवार को हम लोग लेते हैं, जो शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है ये। ठीक, बर्लिन की दीवार की पूरी जानकारी। जैसे बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन शीत युद्ध के प्रतीक थी। ठीक है, शीत युद्ध का प्रतीक है। इसका निर्माण जो है ना 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक, बनी थी और बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 ईस्वी को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। यह दीवार जो है 28 वर्षों तक जो है ना खड़ी रही थी। कहाँ पे, कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो 28 वर्षों तक। तथा यह 150 किलोमीटर लंबी थी। यह दीवार कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर। यह दीवार जो है ना शीत युद्ध का प्रतीक भी माना गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ। ठीक, सोवियत संघ क्या है उसको देखते हैं। सोवियत संघ ये यूएसएसआर जिसे कहा गया है। ठीक ना, इसका गठन 1917 में हुआ था। ये रूस बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादी सोवियत गणराज्य संघ यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया? तो 1917 ईस्वी में। ठीक, सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, अर्थात 15 अलग अलग गणराज्य जो ना अलग अलग देशों को मिलाकर के, ठीक ना, सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। मतलब 15 अलग अलग देश थे, ठीक ना, उसको मिला करके सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। ठीक, अब सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। ठीक ना, गरीबों के हित को ध्यान में रखकर, जैसे कि कुछ देश में जो ना अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर थी, तो सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें कोई अमीर गरीब का जो ना भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान था उसमें। ठीक ना, साम्यवादी में जैसे गरीब के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया। ठीक ना, इसे क्या है? साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे देखते हैं। पहला था रूस। ठीक, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और किर्गिस्तान। ये 8 देश और इसमें जो देश थे वो हैं किर्गिस्तान, मालडोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ये 15 देश जो थे ना वो मिल करके सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। ठीक ना, 1917 ईस्वी में। ये सोवियत प्रणाली क्या थी उसको देखते हैं। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाती है। क्या कहा गया यहाँ पर कि सोवियत प्रणाली क्या थी? तो सोवियत प्रणाली जो है ना वो साम्यवादी समाज के निर्माण के लिए, ठीक ना, केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित, ठीक ना, किसके नियंत्रण पर थी ये? राज्य के नियंत्रण पर, और साम्यवादी दल द्वारा जो निर्देशित व्यवस्था थी ये सोवियत प्रणाली। ठीक, दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया।
या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सोवियत प्रणाली ना वह व्यवस्था है जिसके द्वारा ना सोवियत संघ ने अपना विकास किया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत प्रणाली की विशेषता। सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता थी? तो सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। मतलब पूंजीवाद का इसलिए विरोध कर रही थी वो क्योंकि उन्होंने उनके जितने भी जो 15 देश सदस्य थे जिससे कि सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, वहाँ के बहुत से देशों में ना अर्थव्यवस्था जो ना बहुत ही मतलब कि कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक ना, वहाँ पे अमीर गरीब का अभाव हो गया था और गरीबों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। इसलिए पूंजीवादी को ना अपनाकर सोवियत संघ ने समाजवादी आदर्शों को अपनाया। ठीक, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। इसमें न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी ना होना, ठीक ना, बेरोजगारी भी नहीं होना था। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्या? उन्नत संचार प्रणाली थी यहाँ पर। उसके बाद मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। क्या मिल्कियत का प्रमुख रूप क्या था? राज्य का स्वामित्व। और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था और उत्पादनों के साधनों पर जो ना राज्य का नियंत्रण था। अब आते हैं दूसरी दुनिया के देश क्या थे? ठीक ना, दूसरी खेमे के देश, दूसरी दुनिया के देश पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्क पर ढाला गया था। पूर्वी यूरोप के जो देश थे ना उसे समाजवादी प्रणाली के तर्क पर ढाला गया था। ठीक है ना, इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया का देश कहा गया। ठीक ना, क्या दूसरी समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया का देश कहा गया। ठीक ना, ये कौन से मतलब देश? जो पूर्वी यूरोप थे। ठीक, पूर्वी यूरोप जो सोवियत संघ में शामिल थे, जहाँ पे समाजवादी प्रणाली व्यवस्था जो ना अपनाई गई थी। नेक्स्ट है कि सोवियत क्या साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर। इसमें बताया गया कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या अंतर था। ठीक ना, वो बताने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि पहला सोवियत अर्थव्यवस्था, उसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था। सोवियत अर्थव्यवस्था में पहला लाइन है राज्य द्वारा पूर्ण रूपे नियंत्रण। इसमें जो पूरा नियंत्रण किया जाता था ना, नियंत्रित पूरा राज्य सरकार द्वारा किया जाता। ठीक ना, राज्य द्वारा किया जाता था। और इसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इसमें राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप था। इसमें राज्य जो वहाँ पे सरकार थी ना उसका बहुत कम हस्तक्षेप था लोगों के बीच में। दूसरा है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। ये सोवियत व्यवस्था योजनाबद्ध थी। और अमेरिकी व्यवस्था स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं। इसमें व्यक्तिगत पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं, ना ही कोई अमीर बन पाएगा ना ही कोई गरीब बन पाएगा। ठीक, इसमें कोई पूंजी का अस्तित्व नहीं था। इसमें व्यक्ति पूंजी का महत्व, मतलब इसमें व्यक्तियों में अमीर गरीब था, उसमें लोगों को जो ना वो अधिक पैसा कमा करके वो अधिक आय कमा करके वे अमीर और गरीब बन सकते थे। ठीक ना, तो वो बताया गया इसमें पैसा का महत्व है और इसमें पैसा का कोई महत्व नहीं है पूंजी का। ठीक, साम्यवादी आदर्शों से प्रेरित, ये जो क्या होते हैं समाजवादी व्यवस्था थी वो साम्यवादी आदर्शों से प्रेरित थी। और ये पूंजीवादी व्यवस्था अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत इसमें। ठीक, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। इसमें
समाजवादी में, और पूंजीवादी में उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण था। ठीक, इसमें उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण था। मिखाइल गोर्बाचेव का यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट, जैसे मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका व खुलापन, ग्लासनोस्ट के नाम से आर्थिक सुधार लागू किया। क्या इन्होंने दो जो ना व्यवस्था लाई थी अपना, मतलब कि पहला पुनर्रचना जिसे पेरेस्ट्रोइका कहा गया, वह खुलापन जिसे ग्लासनोस्ट के नाम से जाना गया। ठीक ना, ये दो आर्थिक सुधार लागू किया उन्होंने। सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा, सोवियत संघ की समाप्ति कब हुई थी जैसे उसके बारे में देखते हैं। 1991 में सोवियत एल्त्सीन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इसमें CIS स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रकूट बना, 15 नए देशों का उदय हुआ। ये सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो सभी 15 देश जो है ना फिर अलग हो गए और फिर 15 नए देशों का जो है उदय हो गया। ठीक, वही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। क्या थी कम्युनिस्ट शासन की कमियां? जैसे सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रह गई। जवाबदेह क्यों नहीं रह गई उसके बारे में देखते हैं। इसका निम्नलिखित कमियां थी। ठीक, कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। ठीक ना, सोवियत संघ क्या है, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था अक्षम थी। ठीक है, क्या वो गलतियों को सुधारने में जो है ना शासन व्यवस्था अक्षम थी, मतलब सक्षम वो नहीं थी, शासन व्यवस्था को सुधार नहीं सकती थी वो। ठीक, विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। इतने बड़े विशाल देश में जो है ना केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, इसमें केंद्र के द्वारा संभाला जाता था इसको। सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था। सत्ता का जो जनाधार है ना वो खिसकता चला जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे। इसमें जो ना कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं था, मतलब जनता से कोई मतलब नहीं था जिनको। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिलते थे। ठीक ना, पार्टी के जितने भी सदस्य थे ना उन सभी को जो मतलब कि आम जनता है ना उससे ज़्यादा उन्हें मतलब सरोकार मिलता था। ठीक, तो ये भी कुछ कारण हैं। ठीक ना, ये सभी कुछ कारण है जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना का पतन हो गया। ठीक ना, उस पर जनता का विश्वास उठ गया। ठीक, अब आते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। ठीक ना, इसके क्या कारण रहे सोवियत संघ के विघटन के? तो नागरिकों की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, जैसे उनकी राजनीति और आर्थिक आकांक्षा जो थी ना वो पूरा नहीं कर पाए कौन, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। और तो वहाँ की सरकार जो वही थी ना कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसी की वजह से इसका विघटन हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। क्या पार्टी प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। उसका तीसरा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बुरा शासन। सोवियत संघ में अपना पैसा और सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ में अपना
पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में बने रहे। ठीक, ये एक भेदभाव भी था वहाँ पर। लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा था, ठीक ना, ये अलग जानकारी था उसका, ठीक ना, और अफवाह फैली हुई थी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। ठीक, संसाधन का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, ठीक, जो संसाधन का उपयोग जो है ना परमाणु हथियारों का निर्माण में अधिक होने लगा। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, ठीक ना, जो पश्चिमी यूरोप था ना तो उसके मुकाबले जो है ना पूर्वी यूरोप प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत पीछे चला गया। रूस की प्रमुखता, इसमें रूस की भी प्रमुखता देखी गई है। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध, जो गोर्बाचेव ने सुधार किए थे, मतलब सोवियत संघ को फिर से सोवियत संघ की अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए वो जो ना उसका विरोध किया गया। ठीक, उसके अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, इसमें जो ना अर्थव्यवस्था जो ना गतिरोध हो गया, धीमी हो गई, ठीक ना, मतलब उसमें बहुत से टकराव आने लगे। ठीक, बहुत से मतलब कि कठिनाइयाँ आने लगी उसकी प्रगति में। तो उपरोक्त वस्तुओं की कमी, ठीक ना, अर्थव्यवस्था में। उसके राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा में उभार, इसमें कहा गया कि राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का आभार हुआ, क्या हुआ, उभार हुआ। ठीक, उसके बाद है सोवियत प्रणाली का साम्यवादी होना पार्टी का जनता के, ठीक ना, यहाँ कहा गया कि सोवियत प्रणाली का साम्यवादी होना पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, जो पार्टी है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, ठीक ना, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ। ऐसे शीत युद्ध संघर्ष समाप्त हो गया। ठीक, दूसरी दुनिया का पतन हो गया, जो दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे वो उसका पतन हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। ठीक, हथियारों की होड़ की समाप्ति, सोवियत खेमे का अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हो गया। ठीक, इसके विघटन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई, ठीक ना, बताया गया जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्था थी ना वो ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई, मतलब कि जैसे अमेरिका का, ठीक ना, उसमें एक ध्रुवीय में वही आता है अमेरिका। रूस क्या सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, रूस किसका उत्तराधिकारी बना, सोवियत संघ का। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध जो है ना परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व रहा। ठीक, काम इसमें क्या हो गया, समाजवादी जो विचारधारा पर जो ना प्रश्न चिन्ह लग गया, ठीक ना, अब ये व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी। ठीक, उस पर मतलब प्रश्न चिन्ह लग गया और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया, ठीक ना, और अधिकतर देश में पूंजीवादी व्यवस्थाएं अपनाई गई। शॉक थेरेपी को अपनाया गया, इसमें क्या है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। उसके बाद उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा, इसमें उदारवादी लोकतंत्र का जो है ना महत्व बढ़ गया। भारत जैसे विकासशील देशों में मतलब कि साम्यवादी जो देश थे ना, मतलब कि सोवियत संघ, समाजवादी जो देश है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम जो ना क्या हुए, तो भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, तो देखते हैं इसमें कि विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिकार
अवसर मिल गया। अमेरिका हर देश में हस्तक्षेप करने लगा अब, ठीक है, उसका अवसर मिल गया वो, क्योंकि वह एक ध्रुवीय बन गया, क्योंकि शक्तिशाली बन गया वो देश। इसलिए कम्युनिस्ट विचारधारा का या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा, ठीक ना, क्या उसको बहुत बड़ा धक्का लगा कि हमने जनता के साथ बहुत ही बुरा काम किया। ठीक, विश्व में महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व, ठीक ना, विश्व में महत्वपूर्ण संगठनों पर जहाँ अमेरिकी प्रभुत्व, जैसे IME वर्ल्ड बैंक में, ठीक ना, उसमें उनका ज़्यादा वर्चस्व होने लगा विश्व बैंक में अमेरिका का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा, अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिली, ठीक ना, सुविधा हुई उसको, ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में नियंत्रित प्रवेश की सुविधा हुई। ठीक, अब एक ध्रुवीय विश्व, ठीक ना, एक ध्रुवीय विश्व क्या है इसको जानते हैं। जैसे विश्व में एक महाशक्ति का होना, ठीक ना, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था, ठीक है, अमेरिका को मतलब चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था उसमें शक्तिशाली। विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, क्योंकि इसमें जो ना क्या पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला हो गया क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल हो गई। इसलिए अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्वमयी कोई भी देश उसका चुनौती नहीं दे सकता, ठीक ना, वह इतना शक्तिशाली था कि अगर कोई पंगा लेता है बिना कोई देश तो उसका सामना नहीं कर पाता, ठीक ना। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका वर्चस्व था, ठीक, किसका, अमेरिका का। उसकी जींस, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृति पर हावी हो रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका वर्चस्व था, ठीक। उसकी जींस, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृति पर हावी हो रही थी, और वही पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट है हथियारों की होड़ की कमी, ठीक, हथियारों की होड़ की कमी। इसका अर्थ है कि सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया था। मतलब वो हथियारों की होड़ से, मतलब कि हथियार से तो जवाब तो दे रहा था मतलब सोवियत संघ, लेकिन प्रौद्योगिकी के मामले में जो ना सोवियत संघ बहुत ही क्या बोलते हैं निम्न स्थिति में था, ठीक ना, किसके तुलना में, अमेरिका की तुलना में, ठीक ना, देशों से पिछड़ गया, ठीक। क्या उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत, उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में ना पश्चिम देशों से जो है ना बहुत पिछड़ गया था ना, पीछे हट गया था वो, कौन, सोवियत संघ। अब क्या शॉक थेरेपी क्या है उसको जानते हैं हम लोग। शॉक थेरेपी को देखते हैं। शॉक थेरेपी शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के राज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन, जो ना संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तन, संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब कि आघात द्वारा पहुंचा, मतलब आपको अगर कोई मारता है, ठीक ना, और खुद ही वो मतलब कि हॉस्पिटल ले जाता है आपको, तो वही हुआ कि आघात द्वारा उपचार, ठीक ना। और वो कहता है कि मेरे द्वारा जो निर्णय है उसे ही तुम अपनाओ,
ठीक ना। वही बोल रहा है अमेरिका कि जो मेरा पूंजीवादी व्यवस्था है उसको तुम अपनाओ, सोवियत संघ जो साम्यवादी व्यवस्था है उसको छोड़ दो, ठीक ना, वही कहा जा रहा है इसमें। अब यह शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, ठीक ना, इसमें इसकी विशेषताओं को देखते हैं हम लोग। जैसे मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, मिल्कियत का प्रमुख रूप क्या था, निजी स्वामित्व। राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया, क्या सामूहिक फार्म को जो है निजी फार्म में बदल दिया गया। उसके बाद पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी, पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। मुक्ति व्यापार व्यवस्था को अपनाया, ठीक ना, मुक्ति व्यापार व्यवस्था को अपनाना। नेक्स्ट है मुद्रा, क्या मुद्राओं की आपसी परिवर्तन, क्या आपसी परिवर्तनीयता, मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता हुई। उसके पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पश्चिमी देशों के आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हो गया। और पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। और इसमें क्या है, पूंजीवाद के अतिरिक्त जो है ना किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को जो है ना स्वीकार नहीं किया गया, ठीक। इसमें ये हो गया शॉक थेरेपी जो ना उसके कुछ विशेषताएं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। शॉक थेरेपी के परिणाम जैसे पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, ठीक। असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबर में गिरावट आई, ठीक, रूसी मुद्रा जो रूबर थी उसमें गिरावट आ गई। और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हुई, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हुई। सरकारी रियासत खत्म हो गया, ज़्यादातर लोग गरीब हो गए, ठीक। और 90% उद्योगों की निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों में बेच गया। और 90% उद्योग को जो है ना निजी हाथों में कंपनियों को बेच दिया गया, ठीक ना, कोई भी अधिक मूल्य ना लेकर के, ठीक, मतलब कम ही मूल्य में उसे बेच दिया गया, औने पौने दामों में बेच दिया गया, जिसे क्या, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया, ठीक। आर्थिक विषमताएं बढ़ी इसमें और खाद्यान्न संकट हो गया इसमें, ठीक। और क्या माफिया वर्ग का उदय भी हुआ इसमें, ठीक ना। अमेरिका और क्या अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया। इसमें क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच में तीखा विभाजन देखा गया। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्ति, जिससे साम्यवादी राष्ट्रपति शासन हो गया, ठीक ना। इसमें क्या कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्ति, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हुआ, ठीक। इसमें अब आ गया गैराज सेल क्या है, ठीक ना। इसमें गैराज सेल को देखते हैं। ऐसे शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन थी, ठीक। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, पूरा जो राज्य नियंत्रित जो ढांचा था ना वो पूरा चरमरा गया, ठीक ना। बहुत ही वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो ना कमजोर हो गई थी वहाँ की। लगभग 90% उद्योगों को हाथों या कंपनियों को बेचा गया, ठीक ना। आर्थिक ढांचा का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति, क्या बोला गया यहाँ पर कि आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के क्या बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, ठीक। इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ, ठीक। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। मतलब जो कंपनियां वहाँ थी, जो भी कारखाने ये सब थे, उन सभी को निजी कंपनियों के हाथों बेच दिया गया और पुनर्निर्माण के लिए जो ना उनको कुछ आय प्राप्त हुए फिर, ठीक ना, उन मतलब कंपनियों से, तो उससे अपनी
अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक वे सुधार किए और फिर वे प्रगति की ओर अग्रसर हो गए। अभी रूस जो है वो इस अवस्था में है कि अगर कोई देश उससे मदद मांगे तो वह मदद कर सके, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट है गिराज सेल जैसी हालात उत्पन्न होने का कारण क्या था, ठीक ना। गिराज सेल जैसी मतलब कि हालत जो ना उत्पन्न हुआ, क्या कारण था उसका। महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके, जो महत्वपूर्ण उद्योग थे ना उसकी कीमत को कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, ठीक ना। लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारी के हाथों में बेच दिए, ठीक ना। अपने अधिकार जो पत्र ना कालाबाजारी के हाथों में बेच दिए, मतलब कि किसी को भी अपनी संपत्ति बेच दी, ठीक ना। उन्हें धन की जरूरत थी इसलिए, ठीक। रूसी मुद्रा के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। जैसे उनके मुद्रा में इतनी गिरावट आ गई कि कोई मतलब कि उस पर विश्वास नहीं कर सकता, ठीक ना। इस तरह उसकी मुद्रा में गिरावट आ गई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। मतलब कि बोला जा रहा है कि मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा घट गई ना, जो कि लोगों की जो जमा पूंजी जो वो लोग जमा करके पैसा रखे थे इकट्ठा करके, वो भी उनकी जो है ना कोई काम नहीं आई। नेक्स्ट है संघर्ष का तनाव के क्षेत्र, ठीक ना। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र क्या क्या उसमें उत्पन्न हुए थे। जैसे पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है। क्या इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है। रूस को दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, ठीक ना। कहाँ पे, तो रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में जो ना हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया दो भागों में चेक तथा स्लोवाकिया में बट गया, ठीक। चेकोस्लोवाकिया। उसके अरब स्प्रिंग को देखते हैं। इसमें अरब स्प्रिंग जैसे बताया गया कि 19वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए, ठीक है। ऐसे ही एक आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है ना ट्यूनीशिया में 2010 में मोहम्मद उबजिजी के आत्मदाह के साथ हुआ, ठीक ना। ये जो स्प्रिंग शुरू हुआ था ना वो मोहम्मद बाउजिजी के आत्मदाह मतलब कि उनके सुसाइड के साथ ये शुरू हुआ था, ठीक ना। इसका विरोध का प्रदर्शन के तरीके क्या थे। पहला हड़ताल हुआ, ठीक ना। उसके बाद धरना लगाया गया, उसके बाद मार्च हुआ, इसका मार्च निकाला गया, उसके रैली निकाली गई, ठीक। इसका विरोध का कारण क्या था। इसका विरोध का कारण जैसे जनता का असंतोष, गरीबी, तानाशाही, मानव अधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ठीक। ये सभी कारण थे इसके विरोध के। अब आ गया बाल्कन क्षेत्र। क्या बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, ठीक। कौन बाल्कन क्षेत्र, जिसमें शामिल है बोस्निया हर्जेगोविया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये सभी जो थे ना क्षेत्र उन्होंने बाल्कन क्षेत्र से ना अलग होकर के स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया, ठीक। क्या बाल्कन क्षेत्र के
लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में नाटो में ये शामिल हो गए। ठीक, नेक्स्ट है मध्य एशिया। ठीक ना, मध्य एशिया, जैसे मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी। ठीक, इसमें मध्य एशिया गणराज्य में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। कहाँ पे? मध्य एशिया गणराज्य में। ठीक है, इसी कारण से इस क्षेत्र को बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है ये। ठीक ना, कौन सा क्षेत्र? तो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है ना, वो मतलब कि बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों का प्रतिस्पर्धा अखाड़ा बन गया है ये। ठीक ना, ये भूमि। नेक्स्ट है पूर्वी साम्यवादी देश और भारत। जैसे पूर्वी साम्यवादी देश के अंतर्गत जैसे देखते हैं, पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारत के सबसे अच्छे संबंध रहे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से रूस प्रगाढ़ है। ठीक ना, दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों का सपना क्या है? बहुध्रुवीय विश्व का। दोनों देश अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के शुद्धिकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ठीक ना, ये सभी जो ना पूर्वी देश के मतलब कि अंतर्गत आते हैं विचार। जैसे बोला यहाँ गया है कि जो मतलब कि अच्छे विचार के देश थे ना, जैसे रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। ठीक ना, भारत का मतलब कि विशेष रूप से उसके मतलब कि अच्छे संबंध है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। ठीक, दोनों का सपना क्या था? बहुध्रुवीय विश्व का। और दोनों देश जो है ना अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, ठीक ना, सभी की सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के शुद्धिकरण का लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। ठीक ना, ये दोनों देश कौन? रूस और भारत। ठीक, नेक्स्ट 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूस हथियारों का खरीदार। ठीक ना, मतलब 2001 में ना भारत और रूस के बीच में ना 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और भारत जो है ना वो रूस से हथियारों का खरीदार करता है। ठीक, खरीद करता है। रूस से तेल का आयात, परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद। यहाँ पे बोला गया है परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद आई। उसके बाद कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की पहल हो रही है। ठीक ना, ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश, ठीक ना, किया जा रहा है। उसके गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया है। ठीक ना, जो गोवा में दिसंबर 2016 में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, उसमें जो ना दोनों देशों के बीच जो ना भारत और रूस के बीच में
ये 17वां वार्षिक सम्मेलन था, ठीक ना। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल थे, ठीक ना। तो इसमें क्या बातचीत हुई, तो इन दोनों के बीच रक्षा और परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसमें विचार किया गया था। इनके बीच जो ना वार्तालाप हुआ था, ठीक। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक। धन्यवाद।